नमस्कार, मैं श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय राजगढ़ चूरू। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना प्रकरण है हिंदी साहित्य के आदिकाल की पूर्वापर सीमा निर्धारण। हिंदी साहित्य के आदिकाल की पूर्वापर सीमा को निर्धारित करने का प्रश्न एक प्रकार से विवादास्पद ही है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का आरंभ संवत 1050 और अंत में संवत 1375 इसको माना है। शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार कदाचित उनका प्राकृताभास, अपभ्रंश एवं देसी भाषा को हिंदी मान लेना है। शुक्ल के बाद के इतिहास लेखकों ने अत्यंत श्रद्धा के साथ इसका अनुकरण भी किया। उन्होंने भी देसी भाषा काव्य को हिंदी भाषा काव्य के रूप में ग्रहण करके इस काल की सीमाएं निर्धारित करने का प्रयास किया है। महापंडित राहुल सांकरतैन ने तो 8वीं सदी के अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहकर अपने सिद्ध सामंत युग का आरंभ इसी काल से मान लिया और इस काल की अपर सीमा 13वीं सदी मानी। राहुल जी को यदि यही ठीक लगा तो फिर 8वीं सदी से पूर्व की शताब्दियों में रचित अपभ्रंश काव्यों को भी उन्हें हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए था। इसके साथ साथ उन्हें अपने काल की अपर सीमा भी 13वीं सदी तक खींच कर ले जानी चाहिए थी, क्योंकि उस समय अपभ्रंश में किसी न किसी रूप में ग्रंथों की रचना हो ही रही थी। इस संबंध में हम देखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी को भिन्न रूप में समझा है और इन दोनों भिन्न भाषाओं को एक मानने वाले विद्वानों को सावधान भी उन्होंने किया है। उनका ये मानना था, उन्होंने साफ साफ कहा है, यह विचार यानी अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहना भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। द्विवेदी जी आगे चलकर कहते हैं, जहां तक नाम का प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव पंडितों को मान्य नहीं हुआ है। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहां तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः विकसित हुआ है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी का विकास लगभग 13वीं सदी से में स्वीकार किया है। उनका कहना है कि हेमचंद ने 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की थी। दूसरी श्रेणी को हेमचंद ने ग्राम्य कहा। वस्तुतः यह भाषा आगे चलकर आधुनिक देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। द्विवेदी जी ने यहाँ आगे चलकर उस काल का परिमाण नहीं दिया है, किंतु इसका तात्पर्य कम से कम 1 शताब्दी भी अगर हम ले लें तो हिंदी का विकास द्विवेदी जी की मान्यता के अनुसार हेमचंद्र के 100 वर्ष बाद अर्थात लगभग 13वीं सदी में ही सिद्ध होता है। द्विवेदी जी के इस तथ्य का समर्थन अनेक भाषा शास्त्रियों और विद्वानों के द्वारा भी हो चुका है। उनमें अपन 1-2 को देखेंगे। जैसे सुनीति कुमार चटर्जी है, उन्होंने कहा है, यह मालूम नहीं पड़ता कि यह हिंदी ठीक ठीक कौन सी बोली थी, परंतु संभव है कि यह ब्रजभाषा या पाश्चात्यकालीन हिंदुस्तानी के सदृश न होकर 13वीं सदी में प्रचलित सर्वसाधारण की साहित्यिक अपभ्रंश ही रही हो, क्योंकि 13वीं सदी या 14वीं सदी ईस्वी तक हमें हिंदी या हिंदुस्तानी का दर्शन नहीं होता। ऐसा सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। इसी प्रकार से राहुल सांकरतैन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्य धारा में कहा है, वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दिख पड़ती है। एक अगला और देखेंगे अपन, नामवर सिंह ने ऐसा कहा है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, उनकी पुस्तक है, उसमें अपने विचार उन्होंने नामवर सिंह ने रखे हैं। उन्होंने कहा है, यह देश भेद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर दिया।
इसी प्रकार बाबूराम सक्सेना ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा है, विद्यापति के समय में आधुनिक भाषाओं का हिंदी, मैथिली आदि नाम अभी प्रचलित नहीं हुआ था। भाषाएं अभी अपभ्रंश ही कहलाती थी, नहीं तो विद्यापति एक ही वस्तु को देसी बैना या अवहट्टा नहीं कहते। आगे सक्सेना ने कहा है, कीर्तिलता के अपभ्रंश को मैथिली अपभ्रंश कहना उचित होगा। इस प्रकार के मतों का अवलोकन कर लेने के पश्चात हम सहज रूप से एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का विकास ग्राम्य या लौकिक अपभ्रंश से 13वीं शताब्दी के लगभग निश्चित होता है। इसका समर्थन एक और बात से भी हो जाता है, वह यह है कि संदेश रासक के जो रचयिता अब्दुल रहमान हैं 11वीं सदी के, ने अपनी रचना में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह एक ऐसी भाषा में रचना कर रहा है जो सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य हो। संदेश रासक की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंशों की कोटि में आती है। यदि अपभ्रंशों से निकली हुई हिंदी आविर्भाव में आई होगी तो कम से कम 1-1.5 सदी के बाद ही। अतः आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का अस्तित्व 13वीं सदी में ही स्वीकार करना नितांत समीचीन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में 1050 संवत में हिंदी का अस्तित्व और हिंदी साहित्य का विकास मानना सर्वथा भ्रांत ही माना जाएगा, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उन्होंने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के आदिकाल की शुरुआत मानी है, जो एक प्रकार से इसे भ्रांत ही कहा जाएगा। एक और बात भी बड़ी आश्चर्यजनक है, वह यह कि एक और तो आचार्य हजारी प्रसाद हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंशों का विकसित रूप मानते हैं और भक्तिकाल के निरूपण के समय उस साहित्य को वास्तविक हिंदी का साहित्य कहते हैं। दूसरी ओर वे हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से और आदिकाल की समाप्ति 1375 तक मान बैठते हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा भी है, 10वीं शती से 14वीं शताब्दी तक के समय में लोक भाषा में लिखित जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसमें परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप दिखाई देता है। 10वीं शताब्दी की भाषा के गद्य में तत्सम शब्दों का व्यवहार बढ़ने लगा था, परंतु पद्य की भाषा में तद्भव शब्दों का ही एक छत्र राज्य था। 14वीं शताब्दी तक के साहित्य में इसी प्रवृत्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। ऐसा स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है, आगे चलकर वे ये भी कहते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी के उपलब्ध लोक भाषा साहित्य को अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहा जा सकता है। वस्तुतः वह हिंदी की आधुनिक बोलियों में से किसी किसी के पूर्व रूप के रूप में ही उपलब्ध होता है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं सदी से इस साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। इसी समय से हिंदी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इन बातों के या इन कथनों के आधार पर हम कुछ बातों का विचार कर लेना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, जिनमें सबसे पहली बात तो यह है कि 10वीं या 11वीं शताब्दी की अपभ्रंश की किस रचना की पद्य की भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। मेरे विचार से निश्चित रूप से किसी भी प्रामाणिक रचना की ओर संकेत नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत काल 10वीं 11वीं सदी किस अपभ्रंश रचना में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण का नाम लिया जा सकता है, जिसमें ब्रह्मचारियों की परस्पर वार्तालाप की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक ही है। उस समय के जनसाधारण के लिए लिखे गए किसी भी काव्य में भाषा की उक्त दोनों प्रवृत्तियों का दर्शन नहीं होता है, और यदि किसी ग्रंथ में छिटपुट रूप से एक दो शब्द उक्त दोनों प्रवृत्तियों के अनुरूप मिल भी जाएं, तो उसे किसी भाषा के विकास का व्यापक प्रश्न हल नहीं हो जाता है। वैदिक साहित्य में कहीं कहीं पर तितऊ जैसे प्राकृत भाषा के शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं, परंतु उनके आधार पर प्राकृत भाषा का विकास वैदिक भाषा के समकालीन नहीं माना जा सकता। भाषाएं एक वृत्ताकार में रहकर यथाकाल अपने विकास की दिशाओं को खोजा करती हैं।
तथाकथित पुरानी हिंदी का छिटपुटा रूप भले ही अपभ्रंश भाषाओं के प्रयोग में देखने को हमें मिलता हो, किंतु यह सर्वथा निश्चित है कि वह उस समय तक साहित्य सार की भाषा नहीं थी। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि देसी भाषा काव्य नामक शब्द से इस काल का निर्धारण संबंधी भ्रांति को काफी पुष्टि मिलती है। देशी भाषा से हमें उस समय की अपभ्रंश भाषा के लोक प्रचलित रूप को ग्रहण करना होगा। यानी देसी भाषा उस भाषा को कहा गया जो उस समय जो अपभ्रंश भाषा का जो लोक में प्रचलित रूप था, उसे देसी भाषा कहा गया। प्रत्येक भाषा की दो स्थितियां हुआ करती है। पहली स्थिति उसका लोक प्रचलित रूप और दूसरी है उसका साहित्यिक रूप। वैदिक, प्राकृत, अपभ्रंश और आज की हिंदी सबकी दोनों स्थितियां रही हैं। साहित्यिक हिंदी का रूप कुछ और है और हिंदी की ग्रामीण बोलियों का रूप कुछ और। प्रत्येक काल की भाषा के लोक प्रचलित रूप के लिए देशी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में उस समय की लोक प्रचलित भाषा के लिए देसी भाषा शब्द का प्रयोग किया है। दंडी ने अपने काव्यादर्श में, उनका ग्रंथ दंडी का काव्यादर्श ग्रंथ है, उसमें उन्होंने तत्कालीन अपभ्रंश भाषा को देशी भाषा के नाम से अभिहित किया है। अतः देसी भाषा से हमें अपभ्रंश को ग्रहण करना होगा, न कि हिंदी को। अर्थात उसमें जो देसी भाषा जिसे कहा गया वह अपभ्रंश का ही रूप था, न कि हिंदी का। साहित्य नष्ट हो जाने की मनगढ़ंत कहानियों से शायद काम नहीं चलाया जा सकता। इस तथ्य को सभी भाषा वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ था। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि संवत 1050 के निश्चित मुहूर्त में हिंदी का जन्म तो हो गया, जबकि मराठी, बंगाली, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव नहीं हुआ। हालांकि इन सब भाषाओं का उच्च सम्मान ही था। यदि दुर्जन तोष न्याय के अनुसार मान भी लिया जाए कि हिंदी का उदय 1050 संवत में हुआ, तब भी उस समय की ऐसी कोई प्रामाणिक रचना उपलब्ध नहीं होती जिसके आधार पर हमें इस तथ्य की पुष्टि हो सके। हिंदी साहित्य के आदिकाल का लक्षण निरूपण करने में जो पुस्तकें सहायक सिद्ध होती हैं वे निम्न हैं। जैसे नंबर 1 है पृथ्वीराज रासो, नंबर 2 है परमाल रासो, नंबर 3 है विद्यापति की पदावली, चौथा है कीर्तिलता, 5 नंबर पे है कीर्ति पताका, 6 संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा रचित, पौम चरी है जो स्वयंभू द्वारा रचित है, भविष्यत कथा है, धनपाल कृत है, परमात्म प्रकाश है जो इंदुकृत है, 10वीं है बोध गान और दोहा, 11वीं है स्वयंभू छंद और 12 नंबर पे है प्राकृत पेंगलम। इन पुस्तकों में प्राय सभी पुस्तकें अपभ्रंश में रचित हैं। इनमें से 10वीं या 11वीं शती की कोई ऐसी रचना नहीं है जिनके आधार पर हिंदी के उद्भव की कहानी को पूरे रूप से कहा जा सकता है। हाँ, सालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बलिराम रचना, जिसका रचना काल है 1241 विक्रमी में हिंदी के भावी रूप को देखा जा सकता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि 12वीं सदी के अंत में हिंदी के चिन्ह हमें मिलने लग गए। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की पूर्वापर सीमा निर्धारण का प्रश्न साहित्य जगत में अभी भी एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में ही युक्त है। आदिकाल की समस्या के संबंध में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के विचार विशेष अवलोकनीय हैं। उन्होंने कहा है, आदिकाल की समस्या सुलझाने का एक ही मार्ग है, हम अपने व्यक्तिक पूर्वाग्रहों या दुराग्रहों को त्याग कर शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले इस बात का हमें निर्णय कर लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य का उद्भव कब से होता है तथा फिर वे कौन कौन सी प्रामाणिक रचनाएं हैं जो भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। इन रचनाओं के रचना काल एवं उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर ही इस काल की सीमा एवं नामकरण का निर्णय किया जा सकता है। ऐसा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने विचार रखे हैं। हमारे विचारानुसार यदि आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा से अभिहित
करना अधिक उचित है, क्योंकि यह मानव मनोविज्ञान की अनुरूपता में है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि आदिकाल की जो पूर्वापर सीमा निर्धारण का जो प्रश्न है वह एक प्रकार से विवाद का ही विषय है। धन्यवाद।